हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नया महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमरकेश विश्वकर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 17वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हैं AIB 17 के कैंडिडेट, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। पिछले वीडियो में मैंने आपको AIB 13 जो कि 23 दिसंबर 2018 को BCI के द्वारा आयोजित कराई गई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको AIB 13 के शेष प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा और आज की वीडियो AIB 13 की ये लास्ट वीडियो होगी। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ आखिर तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, AIB 13 के प्रश्नों को सॉल्व करवाने से पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जो AIB 17 के लिए तैयारी करवाता हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ AIB के लिए नहीं, PCSJ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, जब एक वर्ष में कोई लाभ नहीं होता है या किसी कंपनी का लाभ अधिमानी शेयरों पर निश्चित लाभांश का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो लाभांश के बकाये का भुगतान सामान्य शेयरों पर लाभांश का भुगतान करने से पहले करना होता है। इसे कहा जाता है ऑप्शन ए भाग लेने वाले अधिमानी शेयर, ऑप्शन बी संचयी अधिमानी शेयर, ऑप्शन सी गैर संचयी अधिमानी शेयर या ऑप्शन डी भाग ना लेने वाले अधिमानी शेयर। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि इसे संचयी अधिमानी शेयर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विवाद का अर्थ है। औद्योगिक विवाद यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बीच किसी भी विवाद या अंतर, फर्स्ट नियोक्ता और नियोक्ता, सेकंड नियोक्ता और कर्मकार, थर्ड कर्मकार और कर्मकार, फोर्थ मास्टर और कार्यकर्ता। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ या ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि जब नियोक्ता और नियोक्ता के बीच, कर्मकार और कर्मकार के बीच या फिर नियोक्ता और कर्मकार के बीच विवाद होता है, यानी कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, तो उसे ही औद्योगिक विवाद यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक अचल संपत्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए हिंदू विधवा, ऑप्शन बी मुस्लिम विधवा, ऑप्शन सी नाबालिग के नैसर्गिक अभिभावक या ऑप्शन डी संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता या प्रबंधक। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि जो नाबालिग होता है, यानी कि माइनर, उसके नैसर्गिक अभिभावक यानी कि नेचुरल गार्जियन, वो अचल संपत्ति को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस पेंडेंस के सिद्धांत को किस प्रमुख मामले में समझाया गया था? ऑप्शन ए बेल्लामी बनाम सबाइन, ऑप्शन बी कोपर बनाम कोपर, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड बनाम स्ट्रेफिल्ड या ऑप्शन डी तुल्क बनाम मोक्सबे। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि बेल्लामी बनाम सबाइन के मामले में लिस पेंडेंस के सिद्धांत को डिस्क्राइब किया गया था, समझाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ने ए पर प्रहार किया। इस हिंसक प्रहार ने ए को हिंसा करने के लिए उत्साहित कर दिया। वाई ने दर्शक के तौर पर ए के क्रोध का लाभ उठाया और उससे एक्स को मारने के लिए कहा, और ऐसा करने के लिए उसने ए के हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा दी। ए ने रिवॉल्वर से एक्स को मार दिया। ऑप्शन ए हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई हत्या करने के लिए उसे उकसाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी ए गैर इरादतन हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी एक गैर इरादतन हत्या करने के लिए उत्तरदायी है और वाई गैर इरादतन हत्या करने के लिए जिम्मेदार अपराधी को उकसाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। या ऑप्शन डी ए उत्तरदायी नहीं है और वाई हत्या को उकसाने के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी समझने वाली बात है कि ए ने मारा है। भले ही रिवॉल्वर वाई ने पकड़ाई थी उसके हाथ में, लेकिन मारा ए ने है, तो ए उत्तरदायी है। लेकिन चूंकि वाई के उकसाने की वजह से ऐसा उसने किया, इसलिए वाई उकसाने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार के रूप में किस प्रमुख मामले में मान्यता दी गई थी? ऑप्शन ए हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव, ऑप्शन बी MH हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी मधु मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी रुडल शाह बनाम बिहार राज्य। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि MH हॉस्कॉट बनाम महाराष्ट्र राज्य। इस मामले में मुफ्त कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एड के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी? PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका। दोस्तों, जनहित याचिकाएं जनता के हित से जुड़ी हुई होती हैं। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में PIL की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्न इस तरह से किया जाए कि उसका उत्तर प्रश्न पूछने वाले के अपेक्षित उत्तर मिले, ऐसे प्रश्न को कहते हैं? ऑप्शन ए अभद्र प्रश्न,
ऑप्शन बी सूचक प्रश्न, ऑप्शन सी अनुचित प्रश्न या ऑप्शन डी उचित प्रश्न। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि ऐसे प्रश्न को सूचक प्रश्न यानी कि लीडिंग क्वेश्चन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन युवावस्था का विकल्प तलाक का एक आधार ऑप्शन ए केवल पति के लिए है, ऑप्शन बी केवल पत्नी के लिए है, ऑप्शन सी पति और पत्नी दोनों के लिए है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि केवल पत्नी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा शून्य विवाह से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है? ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 13A, ऑप्शन सी धारा 12 या ऑप्शन डी धारा 16। तो ऑप्शन डी सही ऑप्शन है इसका, यानी कि धारा 16। जो हिंदू मैरिज एक्ट धारा 16 है वो शून्य विवाह यानी कि वाइड मैरिज से हुए बच्चे को वैधता प्रदान करती है। दोस्तों शून्य विवाह के लिए धारा 11 है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के बजाय ग्लोबल कूलिंग में निम्नलिखित में से कौन योगदान देता है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी एरोसोल्स, ऑप्शन सी मीथेन या ऑप्शन डी CFC। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि एरोसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक दूसरे के साथ मनोरंजन के लिए तलवारबाजी करने के लिए सहमत होते हैं। इस समझौते के अनुसार दोनों को किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो खेल के नियम के विरुद्ध ना खेलने से भी हो सकता है। और यदि ए अच्छे से खेलते हुए बी को कोई नुकसान पहुंचा देता है तो ए कोई अपराध कारित नहीं करता। यह प्रावधान निम्न में से किसके अनुसार दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 87, ऑप्शन बी धारा 85, ऑप्शन सी धारा 86 या ऑप्शन डी धारा 88। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि धारा 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार किस प्रावधान में दिए गए हैं? निजी प्रतिरक्षा यानी कि आत्मरक्षा, यानी कि सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस। ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 108 के अधीन, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 94 से 106 के अधीन, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 के अधीन या ऑप्शन डी भारतीय दंड संहिता की धारा 95 से 106 के अधीन। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि भारतीय दंड संहिता की जो धारा 96 से 106 तक है उसमें प्राइवेट डिफेंस या निजी प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षकार जिन्हें संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की किस धारा में उपबंधित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 27, ऑप्शन बी धारा 28, ऑप्शन सी धारा 29 या ऑप्शन डी धारा 23। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जो धारा 28 है उसमें उन पार्टीज के बारे में, उन पक्षकारों के बारे में बताया गया है जिन्हें संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह की संपत्ति हस्तांतरणीय है, ट्रांसफरेबल है? ऑप्शन ए पेंशन, ऑप्शन बी लोक कार्यालय, ऑप्शन सी फिर से प्रवेश करने का अधिकार या ऑप्शन डी किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि कानून द्वारा निषिद्ध ना हो। इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि किसी भी प्रकार की संपत्ति जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, निषिद्ध नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है, वो हस्तांतरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अचल संपत्ति के अधीन नहीं आती है? ऑप्शन ए छत के पंखे की बिक्री, ऑप्शन बी भरण पोषण का दावा करने का अधिकार, ऑप्शन सी पट्टे से संबंधित अधिकार या ऑप्शन डी सुविधा का अधिकार। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि छत के पंखे की बिक्री टीपी अधिनियम के अनुसार अचल संपत्ति नहीं मानी जाती है। टीपी अधिनियम यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन से संबंधित है। ऑप्शन ए न्यायाधीन, ऑप्शन बी प्रांग न्याय, ऑप्शन सी रचनात्मक पूर्व न्याय या ऑप्शन डी समझा गया पूर्व न्याय। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि रचनात्मक पूर्व न्याय यूपी राज्य बनाम नवाब हुसैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स पुणे में रहता है और उसका भाई वाई मुंबई में, एक्स दिल्ली और बेंगलोर में स्थित अपनी संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है। ऑप्शन ए मुकदमा केवल दिल्ली में किया जा सकता है, ऑप्शन बी मुकदमा केवल बेंगलोर में किया जा सकता है, ऑप्शन सी मुकदमा या तो दिल्ली या बेंगलोर में किया जा सकता है या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि एक्स दिल्ली या बेंगलोर में से कहीं भी केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई की भोपाल में अचल संपत्ति है और गलत कार्य करने वाला व्यक्तिगत रूप से इंदौर में रहता है। संपत्ति के साथ गलत कार्य करने के लिए उससे मुआवजा प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया जा सकता है। ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी इंदौर में, ऑप्शन सी भोपाल या इंदौर में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि मुकदमा भोपाल या इंदौर में से कहीं भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत अन्य व्यक्ति की आय को निर्धारित की कुल आय में शामिल किया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 56 से 58, ऑप्शन बी धारा 60 से 65, ऑप्शन सी धारा 45 से 54 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि धारा 60 से 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले
12 महीने की अवधि को कहा जाता है। अप्रैल के पहले दिन से यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। ऑप्शन ए निर्धारण वर्ष, ऑप्शन बी अधिवर्ष, ऑप्शन सी पिछला वर्ष या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है 12 महीने की, उसको निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर भी कहा जाता है और इसको वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बनाए गए अनुबंधों की वैधता से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 10A, ऑप्शन सी धारा 11 या ऑप्शन डी धारा 13। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि सेक्शन 10A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? ऑप्शन ए स्पीकर, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, यानी कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां नाबालिग के साथ अनुबंध किया जाता है उसे विनिर्दिष्ट संतोष ऑप्शन ए मिल सकता है, ऑप्शन बी नहीं दिया जा सकता है, ऑप्शन सी जारी कर सकते हैं या ऑप्शन डी कानून के साथ कार्यान्वित है। इसका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, यानी कि नाबालिग यानी कि माइनर के साथ जब अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट किया जाता है तो नाबालिग को विनिर्दिष्ट संतोष नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे निम्न में से किसमें उपबंधित ढंग से प्रत्युद्धरित कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ऑप्शन बी भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908, ऑप्शन सी भारतीय संविदा अधिनियम 1872 या ऑप्शन डी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 39 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लिखत के पंजीकरण से, ऑप्शन बी लिखत के रद्दकरण से, ऑप्शन सी लिखत की शुद्धता से या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि विनिर्दिष्ट संतोष अधिनियम की धारा 39 इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई मूक गवाह अदालत में लिखित रूप में अपने सबूत देता है, इस साक्ष्य को माना जाएगा? ऑप्शन ए मौखिक साक्ष्य, ऑप्शन बी दस्तावेजी साक्ष्य, ऑप्शन सी द्वितीयक साक्ष्य या ऑप्शन डी प्राथमिक साक्ष्य। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, क्योंकि अदालत में गवाही मूक गवाह के द्वारा दी जा रही है। भले ही वो लिखित में दे रहा है लेकिन फिर भी उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को गवाह को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा, यानी कि ओरल एविडेंस माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन इनमें से कौन सी अदालत नहीं है? ऑप्शन ए कानूनी रूप से सबूत लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति, ऑप्शन बी न्यायाधीश, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट या ऑप्शन डी मध्यस्थ यानी कि आर्बिट्रेटर। तो इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक जो आर्बिट्रेटर होता है उसे अदालत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्वामी शब्द को परिभाषित करती है? स्वामी यानी कि ओनर। ऑप्शन ए धारा 230, ऑप्शन बी धारा 231, ऑप्शन सी धारा 225 या ऑप्शन डी धारा 232। तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो सेक्शन 2 का सब सेक्शन 30 है वो स्वामी शब्द को यानी कि ओनर शब्द को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन एक औद्योगिक समुत्थान में आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में या व्यक्तियों के सहयोग से और कंपनी होने के नाते से कम ना होने वाले नियोजित कार्यकर्ताओं के लिए आवासीय घरों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने की इच्छा रखने या इसके साथ सीधी जुड़ी सुविधाओं के प्रावधान के लिए जहां तक ऐसी भूमि के लिए अधिग्रहण की सहमति हो, इस भाग को इस उद्देश्य से एक कंपनी माना जाता है। और धारा 4, 5A, 6, 7 और 50 में कंपनी को इस तरह के समुत्थान के संदर्भ में भी संदर्भित किया जाएगा। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300 या ऑप्शन डी 400। इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है, यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन कंपनी का अर्थ है, यानी कि लैंड एक्विजिशन एक्ट। ऑप्शन ए खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 में निर्दिष्ट कोई कंपनी। ऑप्शन बी खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 में निर्दिष्ट एक कंपनी। ऑप्शन सी खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 1 में निर्दिष्ट कोई कंपनी। या ऑप्शन डी खंड सी में निर्दिष्ट सरकारी कंपनी के अलावा कंपनी अधिनियम 1956 का 1 की धारा 6 में निर्दिष्ट एक कंपनी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और आज के वीडियो के साथ ही AIB 13 के सभी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लीगल अपडेट्स के लिए, लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपको फिर से मिलूंगा किसी नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।